हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और हम डिस्कस कर रहे थे रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो रिफ्लेक्शन के बाद आज हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। सो रिफ्रैक्शन इसमें हम स्टार्ट करते हैं, बट पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्लेक्शन के। सो लेट्स स्टार्ट। First numerical, when a ray of light is incident normally on a plane mirror, then the angle of reflection will be। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। मिरर और एंगल कहाँ से मेजर करते हैं मैंने आपको बताया था, एंगल हमेशा मेजर होता है नॉर्मल से। सो नॉर्मल से अगर एंगल मेजर होता है तो इस क्वेश्चन में आप पढ़ के बताओ कि लाइट की रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। तो लाइट की रे अगर मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, सपोज करें मिरर है और ये इसका नॉर्मल है। अब लाइट की रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, इसका मतलब लाइट की रे ऐसे आएगी। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मेजर होता है नॉर्मल से, और ये रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? सेम होता है एंगल ऑफ आई के। तो एंगल ऑफ आर भी क्या होगा? 0 होगा। तो रे आएगी, स्ट्राइक करेगी और ये रिटर्न हो जाएगी। एज इट इज रिटर्न हो जाएगी, रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है बिकॉज नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट 0 डिग्री। बड़ा सिंपल है। तो रिफ्लेक्शन के नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। देखो, अ ray is an incident at angle 30 degree on the plane mirror. What will be deviation after reflection from the mirror? तो डेविएशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। इजी है। डेविएशन के बारे में एक बार बताता हूँ आपको मैं। डेविएशन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था 180 डिग्री माइनस 2i, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो 2 इंटू 30 मीन्स 60। 180 में 60 माइनस करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर? तो एंगल ऑफ डेविएशन मैं आपको फिर से बता दूं एक बार। ये मिरर है, ये नॉर्मल है इसका। तो रे जो स्ट्राइक करेगी वो स्ट्राइक कर रही है एंगल 30 डिग्री। रे इज इंसिडेंट एट एंगल 30 डिग्री ऑन प्लेन मिरर। 30 डिग्री पे रे स्ट्राइक कर रही है, तो ये है इंसिडेंट रे और ये एंगल 30 डिग्री है। अब आपको पता है स्ट्राइक करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 30। और डेविएशन किसे कहते हैं? देखो, डेविएशन मतलब अपने पाथ से कितना टर्न हुई। तो अपना पाथ इसका ये था, इतना टर्न हो गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये डेल्टा है। तो टोटल एंगल 180 होता है, 180 में से कितना माइनस करना है? 60। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। क्लियर? ये एक सिंगल मिरर का डेविएशन जो हमने पढ़ा था, सिंगल मिरर से डेविएशन का फॉर्मूला था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे गेट्स सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। अब सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है टू मिरर्स पे, टू मिरर्स के साथ जो दोनों मिरर्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। तो अ रे गेट्स सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। मतलब आप देखो यहाँ पे 2 मिरर्स हैं, फर्स्ट मिरर और ये सेकंड मिरर, ये 2 मिरर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 40 डिग्री। तो दोनों मिरर्स 40 डिग्री पर इंक्लाइन हो रहे हैं। If the angle of incidence on the first mirror is 30 degree, then the net deviation of this ray after 2 reflections। तो यहाँ पर डेफिनेटली रिफ्लेक्शन कितने होंगे? दो रिफ्लेक्शन क्यों होंगे? क्योंकि मिरर 2 है। फर्स्ट रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी इस पर, तो आपने देखा ये रे है, इसको फर्स्ट मिरर मान लें, इसको सेकेंड, किसी को मान सकते हैं, मैं फर्स्ट इसको मान लेता हूँ। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया? 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो रे आ तो ऐसे रही थी और अब ये जाएगी ऐसे, राइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है। ये रे का पाथ था, मगर ये मुड़ती चली गई, इतना मुड़ गई, तो इट इज़ डेल्टा। सो डेल्टा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 मिरर्स के लिए, दैट इज 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर्स। सो एंगल का डेविएशन एंगल का आपको फॉर्मूला पता है, तो 2 मिरर से आप इजीली डेविएशन निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा कितना दिया है? 40 डिग्री। थीटा कौन सा लेना है?
एंगल बिटवीन मिरर्स लेना है। तो 40 डिग्री मीन्स यह हो गया 80, तो 360 माइनस 80 करेंगे, आंसर आएगा आपका 280 डिग्री। सो ये जो टोटल एंगल आएगा ये आएगा 280 डिग्री। सो डेविएशन एंगल फ्रॉम टू मिरर्स आएगा 280 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे प्लेन मिरर के लास्ट लेक्चर में, उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। देखो अगला, व्हेन द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 45 डिग्री देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड बाय द मिरर। अब नंबर ऑफ इमेजेस का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहले हम m कैलकुलेट करते हैं। तो m होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय 45 डिग्री। सो m की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, तो 45 से डिवाइड किया हमने, 8 आ गया। सो m इक्वल्स टू 8। अब 8 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस को n से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस n, और n की वैल्यू यहाँ पर आएगी m-1 बिकॉज m आपका इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, वो हो जाएगी 7। नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो हो जाएगी 7। राइट? सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी एक प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट था, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट O is placed between them, then the distance of first three images from the mirror M2 will be। पहली बात देखो, आप यहाँ पे भी दो मिरर्स हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इसमें भी निकालें। तो अगर दो प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन मिरर्स क्या होगा, एंगल बिटवीन मिरर्स होगा 0 डिग्री। राइट? तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हम m निकालते हैं, m आता है 360 डिग्री अपॉन 0 डिग्री। तो अगर मैं 0 डिग्री डिवाइड करूंगा तो m क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस भी क्या होंगी, इनफाइनाइट। तो अगर दो मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो बीच में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की इमेजेस जो बनेगी यहाँ पर, उसका नंबर है इनफाइनाइट। जैसे दो मिरर्स हैं, फर्स्ट मिरर ये हो गया m1, सेकेंड मिरर ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, सेकेंड मिरर भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। फिर फर्स्ट मिरर सेकेंड मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है उस इमेज की इमेज बनाएगा। फिर सेकेंड मिरर इस इमेज की इमेज बनाएगा। तो इमेज की इमेज, इमेज की इमेज, इमेज की इमेज बनती चली जाएगी और टोटल इमेजेस कितनी बन जाएंगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर टोटल इनफाइनाइट है, बट यहाँ पर 3 इमेजेस की लोकेशन आपसे पूछी है, फर्स्ट 3 की। पूछने में तो बहुत सारी पूछ सकते हैं, बट फर्स्ट 3 की आपकी इमेजेस पूछी है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आपको पता है कि मिरर हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाता है। कौन सी डिस्टेंस, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज बनती है। सो इसने पूछा है M2 के बारे में, तो आप देखो कैसे नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनती है वो भी देखें, और M2 कितनी इमेजेस बनाता है वो भी देखते हैं। तो O है ऑब्जेक्ट, ये है सेकेंड मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर, तो ये M2 है। M2 आपकी इमेज बना देगा, M2 ये मिरर है सेकेंड M2 और ये M1 है। तो O अगर ऑब्जेक्ट है सेकेंड मिरर के लिए तो O की इमेज बनेगी यहाँ पर, ये आ जाएगा I2 कह दें क्योंकि सेकेंड मिरर बना रहा है। ठीक है, तो I2 सेकेंड मिरर बना रहा है इसलिए I2 लिख दिया इसको। ये इमेज कितनी दूर पे बनेगी, 5 सेंटीमीटर पे। तो पहली इमेज जो मिरर बनाएगा वो बनाएगा, पहली इमेज जो M2 मिरर बनाएगा वो इस ऑब्जेक्ट की बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा तो I2 बन गई। तो कितनी दूर बनेगी, 5 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सब में 5 है, ये तो सबको पता है। अब ये जो M2 है ये नेक्स्ट इमेज किसकी बनाएगा वो देखो आप। तो ये जो M1 मिरर है ये भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15। तो अगर ये 5 है तो इससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 10। तो ये जो पहला मिरर है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगी I1। ठीक है, फर्स्ट मिरर इमेज बना रहा है इसलिए क्या लिखेंगे इसको, I1। अब फर्स्ट मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर है तो ये इमेज भी कितनी दूर बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बन गई। तो फर्स्ट मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज अपने अंदर बना ली है, I1। अब इस सेकेंड मिरर की बात करें, जो सेकेंड मिरर M2 है, M2 के सामने एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी इमेज बना दी। अब M2 के लिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट किसको कैप्चर करेगा, I1 को।
तो M2 क्या करेगा, इस I1 की इमेज बनाएगा, M2 इस I1 की इमेज बनाएगा अपने अंदर। तो आप बताओ ये जो I1 है ये M2 से कितना दूर है, ये टोटल गैप कितना है 15 का, और यहाँ कितना हो गया 10 का, तो टोटल मुझे बताओ कितना हो गया 25 का, किससे, M2 से। तो M2 मिरर की I1 की डिस्टेंस M2 मिरर से टोटल कितनी हो गई 25। तो M2 मिरर क्या करेगा, इस I1 की इमेज अपने अंदर बनाएगा और सेम डिस्टेंस बनाएगा। तो सेम डिस्टेंस बनाएगा तो यहाँ से 25 लेंगे हम, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर लोगे तो ये इमेज यहाँ बनेगी। तो I1 की इमेज बन जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी I1 डैश। I1 की इमेज क्या बन जाएगी, I1 डैश। क्लियर। तो I1 की इमेज बन गई I1 डैश। I1 किसकी इमेज थी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज थी I1, और इस इमेज की इमेज बना देगा M2 मिरर जो I1 डैश होगा। तो फर्स्ट इमेज ये बनाएगा 5 पर, सेकेंड इमेज बनाएगा 25 पर। तो 5 और 25 वाला ऑप्शन है, बट हम थर्ड और चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं कैसे आएगा। अब इस मिरर को ये दो चीज़ें दिख रही है अभी तक, O और I1। O की इमेज बना दी I2 और I1 की इमेज बना दी I1 डैश, राइट। अब मैं इस मिरर की बात करूं तो इस मिरर को O की इमेज दिख रही है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे I2 दिखेगा। तो I2 इस मिरर से कितना दूर है, I2 देखना फर्स्ट मिरर से, तो I2 आपके फर्स्ट मिरर से कितना दूर है, ये डिस्टेंस बताओ। I2 आपके फर्स्ट मिरर से ये टोटल कितनी है 15, और ये कितना दूर बनाया 5, तो टोटल कितना हो गया 20। I2 कौन सी इमेज है, जो M2 ने बनाई, ऑब्जेक्ट की पहली इमेज। ये I2 इस मिरर से कितना दूर है 15, तो ये हो गया, और 5 पे ऑब्जेक्ट था, 5 पे इमेज बनती है, तो ये हो गया 20। तो इस I2 की इमेज इस मिरर में यहाँ बनेगी, तो कब बनेगी 20 पर। तो ये 10 था, मैं 20 यहाँ तक ले लूँ, ये आ गया 20 उधर है, ऑब्जेक्ट है, ये I2 ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बन जाएगी I2 डैश, राइट। ये बनाई फर्स्ट मिरर ने। अब M2 के लिए, M2 ने कितनी इमेजेस बना ली, M2 ने इस O की बना ली, M2 ने I1 की बना ली। अब M2 को I2 डैश की इमेज बनानी है, तो M2 क्या करेगा, I2 डैश की इमेज अपने अंदर बनाएगा, और वो हो जाएगी I2 डबल डैश। तो ये कितना दूर होगी, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप बताओ ये कितना है 20, और मिरर के बीच में गैप कितना है 15, तो 20 और 15 ये वाला टोटल कितना हुआ 35। तो आपकी जो I2 डैश इमेज बनेगी ये कितनी दूर बनेगी 35 पर, ठीक है। तो पहली इमेज 5 पर, पहली इमेज देख रहे हो आप कहाँ पर है, पहली इमेज 5 पर, दूसरी इमेज 25 पर, और तीसरी इमेज बनेगी 35 पर। तो ऑप्शन आपके सामने है 5, 25, 35। इसका मतलब ऑप्शन होगा इसका सी। ऐसे हम डिस्टेंसेस इमेज की निकाल सकते हैं। अगर आपसे M1 से पूछा होता M1 की इमेज बताओ, तो वो भी हम निकाल सकते थे। पहली इमेज 10 पर, दूसरी इमेज 20 पर, और तीसरी इमेज अब I2 डैश की बना लेगा तो तीसरी भी निकाल सकते हैं। ऐसे लगातार इमेजेस बनती जाती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी कितनी बनती है, इनफाइनाइट, 2 पैरेलल मिरर्स में। आपने 2 पैरेलल मिरर्स कहाँ देखे होंगे, आप सैलून में जाते हो, दोनों वॉल्स पर 2 मिरर लगे होते हैं। अगर आप बीच में खड़े हो तो अपनी इनफाइनाइट इमेजेस आप देख सकते हो किसी भी मिरर में, चाहे M2 में देखो, चाहे M1 में देखो, किसी भी मिरर में देखोगे आपको इमेज की इमेज बनती नजर आएगी, राइट। तो ये था क्वेश्चन डिस्टेंस पर बेस्ड और नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट पर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा था, मैन रन्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मिरर एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज क्या होगी, ये देखो, ये है मिरर, सिंपल प्लेन मिरर है, और ये है ऑब्जर्वर जो मैन है, ये कितनी स्पीड से रन कर रहा है 15 की स्पीड से। तो जो इसकी इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इसकी सेम डिस्टेंस पे होती है। तो ऑब्जेक्ट अगर 15 से आएगा तो इमेज भी कितने से आएगी 15 से, ये तो आपको पता है। अब मुझे बताओ इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर के लिए तो ये भी 15 से आ रहा है, और मिरर के लिए ये भी 15 से आ रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हमें निकालना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो फॉर्मूला आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है 15 है, इस तरफ मैं -15 आई कैप लिख दूं,
और मिरर तो कहीं जा नहीं रहा, मिरर की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। सो ये आया हमारे पास आंसर -15 i कैप, माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है, तो मिरर के लिए इमेज ऐसे चली आ रही है, तो आंसर क्या आएगा, -15 i कैप। तो इसका आंसर होगा 15 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट 15 से आ रहा है तो इमेज भी 15 से मिरर के क्लोज आएगी। अब सपोज करो इस वाले क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा होता कि इमेज की वेलोसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो था VIO, इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो VI माइनस VO, ये भी तो निकाल सकते थे हम। तो VI की वैल्यू है -15 i कैप, फिर माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 15 i कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस है तो ये डायरेक्शन माइनस लिया आपने, तो -15 i कैप। तो टोटल आंसर आएगा -30 i कैप। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखें, अगर आप ऑब्जेक्ट बनकर देखोगे तो इमेज आपको 30 की स्पीड से आपके पास आती हुई दिखेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट देख रहा है तो 15 से तो वो आ रही है, 15 से ये भी जा रहा है, तो उसको क्या लगेगा, वो 30 की स्पीड से उसके पास आ रही है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इक्वली आता है, क्योंकि मिरर और ग्राउंड दोनों रेस्ट में होते हैं। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्शन पर बेस्ड और प्लेन मिरर पर बेस्ड हमने पढ़ा था, उसके पॉइंट्स हमने पढ़े थे, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमने आज किए हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में आगे। हमें पढ़ना है अब स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बाद कौन सा मिरर आता है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर आपने देखा होगा, स्फेरिकल मिरर आप यूज़ करते हो गाड़ियों में, गाड़ी के साथ, गाड़ियों में जितने भी रियर व्यू के लिए जो व्हीकल में यूज़ करते हैं रियर व्यू के लिए, वो सारे मिरर स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है पार्ट ऑफ होलोस्फेयर। एक होलोस्फेयर ले हम, होलो ग्लास स्फेयर कह सकते हैं, एक ग्लास का स्फेयर ले लो होलो, उसका एक पार्ट ले लो। सपोज करें ग्लास का होलोस्फेयर इस तरह से लें, सपोज करें ये ग्लास का होलोस्फेयर है, ये ग्लास का होलोस्फेयर है। अब ग्लास के होलोस्फेयर का एक पार्ट लेना है हमें, एक पार्ट लेना है इस तरह से, बस ये एक टुकड़ा लेंगे हम, एक पार्ट लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट हमने लिया, ये पार्ट लिया हमने, अब इसको मिरर बनाना है। तो मिरर कैसे फॉर्म करते हैं, हम इसकी सरफेस पे पॉलिश कर देंगे। आपने पार्ट ले लिया इस तरह से, ठीक है, तो इसकी सरफेस पे पॉलिश करेंगे। तो हमने ये आउटर सरफेस पॉलिश कर सकते हैं, तो हम अगर आउटर सरफेस पॉलिश करेंगे तो ये मिरर बन जाएगा। ठीक है, पॉलिश सरफेस रे को जाने नहीं देगा, और इस वाली सरफेस से रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो ये मिरर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाली हो जाएगी पॉलिश सरफेस। क्लियर? तो स्फेरिकल मिरर पार्ट ऑफ द होलोस्फेयर होता है, होलो ग्लास का स्फेयर होगा जिसकी आपको एक सरफेस पॉलिश करनी पड़ेगी। इसकी पिक्चर कुछ इस तरह से आएगी, देखो ये है, ये पूरा एक स्फेयर है, पूरा ग्लास का स्फेयर है, ये पूरा एक ग्लास का स्फेयर बना लें अगर हम, ये ग्लास का स्फेयर है कंप्लीट, राइट। ये दो टुकड़े उसके ले लिए, दो पार्ट ले लिए, इधर का इधर का, दोनों पार्ट लिए। तो एक ये पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसकी कौन सरफेस पॉलिश की है, अंदर वाली, जो ब्राउन पार्ट है ना, इसको पॉलिश्ड वाला पार्ट बताया है। और जो ये सरफेस दिख रहा है स्मूथ सरफेस, ये सिल्वर पॉलिश यहाँ कर दी, और ये स्मूथ सरफेस है जहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अब आप बताओ, स्फेयर के दो पार्ट होते हैं, जो आपका स्फेयर आपने लिया, इस स्फेयर के दो पार्ट हम ले सकते हैं। स्फेयर के दो पार्ट कर लेंगे हम, पहला पार्ट ये ले लेंगे, दूसरा पार्ट ये ले लेंगे, दोनों पार्ट लिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट मैंने यहाँ से ये लिया है इस तरह से, और दूसरा पार्ट ये वाला है, ये भी मैं इस तरह से लिया है। अब पॉलिश करने की बात करें, सिल्वर पॉलिश करनी है, तो सिल्वर पॉलिश जो करेंगे हम, सिल्वर सरफेस जो होगी, एक तो ये वाली हो सकती है, एक आउटर सरफेस हो जाएगी और एक इनर सरफेस हो जाएगी। अंदर वाली सरफेस पॉलिश करें, इनर सरफेस, और बाहर वाली सरफेस पॉलिश करें तो ये बाहर वाली सरफेस होगी। तो आप देखोगे स्फेरिकल मिरर की हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होगा। अगर आप इनर सरफेस पॉलिश करते हो तो उसको बोलते हैं
कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। तो जो हमारा बना हुआ है कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। और अगर आप आउटर सरफेस पॉलिश करते हो और ये वाली सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ देते हैं तो ये वाला मिरर होगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अलावा इनके नाम और भी हैं, वो देखो क्या होते हैं नाम। जैसे ये वाला मिरर है, राइट, ये वाला मिरर आप देखो कॉन्वेक्स मिरर है। ये वाली सरफेस आपकी पॉलिश कर दी, ये वाली, और ये वाली आप ये सिल्वर पॉलिश ये वाली है, और ये सरफेस हमने रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दी। तो जो रेज आ रही हैं टकराएंगी तो ये टकरा कर इस तरह से डाइवर्ट हो जाती हैं। कॉन्वेक्स मिरर रेस को हमेशा डाइवर्ट करता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये वाली रे आई टकराएगी और ये इधर निकल गई, डाइवर्ट हो गया। ये वाली रे आई टकराई, इधर निकल गई, हो गया डाइवर्जन। तो अगर रेज डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज हो रही है रेज, सो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये आ जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होगा डाइवर्जिंग मिरर। अब आप देखो कॉन्वेक्स मिरर के अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के अलावा दूसरा मिरर जो हमारे पास होगा वो होगा कॉनकेव मिरर। इस डायग्राम में आप देखें ध्यान से, तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर की आउटर जो ग्लास स्फेयर था उसका बाहरी किनारा, आउटर एज जो है वो हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया। अब रेस कहाँ टकराएंगी? अंदर वाले पार्ट पर, इस तरह वाले पार्ट पर। ठीक है। तो इस तरह का शेप अगर रखें, अगर रेस इधर से टकरा रही हैं तो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर रेस इधर से टकरा रही हैं तो बनता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। ये केव शेप का हो गया, केव हो गया ना, तो रेज अगर केव में एंटर कर रही है तो कॉनकेव, और ये वाला कॉन्वेक्स, राइट। तो आप देखो इस तरह का ग्लास स्फेयर का एक पार्ट हो गया, ये पार्ट ले लिया हमने, और रेस ऐसे टकरा रही है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, रे ये आई रे, ठीक है, रे टकराती है, तो रे अगर टकराएगी तो ये रे टकराई, टकरा के यहाँ आ रही है। ये वाली नेक्स्ट रे ले ली, ये भी टकरा के यूँ आ रही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला मिरर रेस को डाइवर्ट्स कर रहा है कि कन्वर्ट्स कर रहा है, मीन्स इकट्ठा कर रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है डायग्राम में, तो कॉन्वेक्स ये जो सॉरी कॉनकेव मिरर जो है ये रेस को कन्वर्ट्स करता है, मीन्स कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। तो अगर इकट्ठा करता है, देखो आप फिर, तो अगर ये कलेक्ट करता है दैट मीन्स कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होगा? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होगा कॉन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज ये रेस को कन्वर्स करता है। क्लियर? तो दो तरह के मिरर हमें पढ़ने हैं स्फेरिकल मिरर में। पहला है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का नाम डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर का नाम है कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्योंकि रेस को कन्वर्स करेगा और ये रेस को डाइवर्स करेगा। यहाँ पे भी डायग्राम बना सकते हैं, देखो ये रेस आ रही हैं और ये कलेक्ट होती हैं, ये रेज आ रही हैं, ये भी कलेक्ट होती हैं, कलेक्ट होके मिल जाती हैं। क्लियर? तो मिरर में हमें दो मिरर पढ़ने हैं, स्फेरिकल मिरर दो तरह के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। चलो नेक्स्ट देखो, अब बेसिक टर्म की बात करें, बेसिक कुछ डेफिनेशंस की बात करें जो मिरर से रिलेटेड हमें पढ़नी होती हैं, हमें यूज़ करनी होती हैं। ये टर्मिनोलॉजी है जो हम कई बार मिरर के लिए यूज़ करेंगे। आप देखो सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करोगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? उस स्फीयर का सेंटर होगा जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है। अब आप देखो डायग्राम में मैंने आपको बताया था, स्फीयर आपको दिख रहा है पूरा ही, ये स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर ये बनेगा। ठीक है, कंप्लीट स्फीयर बनेगा। अब देखो बेसिक डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये स्फीयर है, ये हमने पार्ट लिया, तो ये आएगा सेंटर सी। ठीक है, तो ये जो मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर जो है, ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो
पहली डेफिनेशन क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आ जाओ, फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, अगेन मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से होगी, ये वाली, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ये और मिरर ये, जिस भी स्फीयर का पार्ट लिया है उस स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट आता है पोल। पोल क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। तो मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको कहते हैं पोल। डायग्राम में देखो ये आएगा पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है मिरर का। ये जो मिरर आपने लिया इसका जो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर है, बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा, इट्स कॉल्ड पोल। तो ये पी क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट बेसिक टर्म में क्या आता है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको पता है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी। अब मैं बना रहा हूं, देखो मिरर ये वाला, ये मिरर है, पोल ये वाला हो गया पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये एक्सिस आएगी, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, तो ये एक टर्म ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखो और टर्म भी है, इसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, हर मिरर की, हर लेंस की एक अपने आप में फोकल लेंथ होती है कि वो रेस को, क्योंकि मिरर और लेंस का काम क्या है, मिरर का काम है लेंस रेस को कन्वर्ट्स करना या डाइवर्ट्स करना, लेंस का भी काम है रेस को कन्वर्ट्स करना या डाइवर्ट्स करना। तो लेंस या मिरर रेस को किस पॉइंट पर कन्वर्ट्स करती है या किस पॉइंट पर डाइवर्ट्स करती है, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। सो व्हाट इज फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट देखो आप, और फोकल लेंथ क्या होगी, द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फोकल पॉइंट। लेंस की जगह हम कह सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मिरर, तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट एक ही बात है, जहाँ पे रेज क्या होती हैं, फोकस होती हैं। अब आप देखो इधर डायग्राम में, ये मिरर हमने ड्रॉ किया, तो मिरर पर हम रेज को स्ट्राइक कराएं। सपोज करें रेज आ रही हैं, ठीक है, और रेज स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट पर मीट करती हैं। तो ये वाली रे आई इसे, तो ये इस पॉइंट पर मीट करेंगी। तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड फोकस पॉइंट। फोकस भी कह सकते हैं, फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो जो पैरेलल रेज आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल होती हैं, वो पैरेलल रेज टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ना, ये मिरर क्या कर रहा है, रेज को एक जगह पे फोकस कर रहा है। तो फोकस का मतलब क्या होता है, एक फोकस मतलब इकट्ठा कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे इकट्ठा करेगा दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, राइट। और पोल टू फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी, इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये आएगी स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या है, आपको डायग्राम में बता दूं, फोकल लेंथ को आप लिखोगे स्मॉल एफ से, और स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी P2F। फोकल लेंथ की डिस्टेंस क्या, फोकल लेंथ जो वैल्यू होगी क्या होगी, P2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें अगर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आएगा R इक्वल्स टू होता है P2C। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, P2C, और फोकल लेंथ क्या होगी, P2F। क्लियर, तो फोकस पॉइंट आ गया, फोकल लेंथ आ गई। नेक्स्ट देखो फोकल प्लेन। अब एक पॉइंट और इसमें, प्लेन देखो, फोकल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, जो फोकस हमने बनाया प्रिंसिपल फोकस था, उस प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाला प्लेन और एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो देखो आप फोकल प्लेन की बात करें तो आपके पास अगर इसे मिरर है, ये फोकस पॉइंट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमें एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है
जो प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या हो, परपेंडिकुलर, और फोकस पॉइंट उसमें हो तो प्लेन कुछ इस तरह से आएगा। देखो जो प्लेन हम बता रहे हैं फोकल प्लेन, वो ये वाला आएगा, इस तरह का जो प्लेन आएगा ये फोकल प्लेन है, इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, मगर ये फोकल प्लेन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, और ऐसा प्लेन जिसमें फोकस पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो ये पूरा फोकल प्लेन है, फोकस पॉइंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। प्लेन तो बहुत सारे हैं, आप प्लेन तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो परपेंडिकुलर प्लेन ये सारे होंगे, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, बहुत सारे प्लेन हैं। बिहाइंड द मिरर भी जा सकते हैं, बहुत सारे प्लेन हैं, बट फोकल प्लेन कौन सा होगा, जो फोकस पॉइंट से पास होगा, इट्स कॉल्ड फोकल प्लेन। क्लियर। अब आप देखो नेक्स्ट इसमें आगे, ये भी आपका डायग्राम है, ये आ गया पोल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है एपर्चर। एपर्चर, तो एपर्चर होता है इसका इफेक्टिव डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर, डाया ऑफ मिरर, इफेक्टिव डाया ऑफ मिरर, इसको हम M1 M2 से लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखो M1 कौन सा होगा, ये वाला, M2 कौन सा है, ये वाला, M1 M2 ये पॉइंट है। तो जो M1 M2 मतलब जो मिरर आपने लिया M1 से M2 तक का, ये जो इफेक्टिव डायामीटर है ये वाला, इट्स कॉल्ड एपर्चर। एपर्चर होता है मिरर का, जितना बड़ा एपर्चर होगा उतनी ज़्यादा रेस कलेक्ट करेगा, जितना एपर्चर हम छोटा करेंगे कम रेस कलेक्ट करेगा। तो एपर्चर आपको समझ में आ रहा है। देखो एक ये मिरर है और एक ये मिरर है, ठीक है, तो ये वाला मिरर ज़्यादा रेस कलेक्ट करेगा तो इसका एपर्चर बड़ा है, और ये वाला मिरर कम रेस इकट्ठा करेगा क्योंकि इसका एपर्चर छोटा है। एपर्चर मतलब अपन कह सकते हैं रेस के आने की, एंट्री की स्पेस हो गया, एंट्री की जगह हो गई, दैट इज कॉल्ड एपर्चर। मिरर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एपर्चर होगा। ठीक है, तो हम जैसे टू व्हीलर्स में काम में लेते हैं तो छोटा सा मिरर लगा होता है क्योंकि उसका एपर्चर कम है, और हम देखें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती है, बसेस होती है, उसका मिरर बड़ा होता है रियर व्यू के लिए, तो उसका एपर्चर भी बड़ा है। क्लियर, तो एपर्चर हमने पढ़ा। अब आप देखो नेक्स्ट, अब हम दो तरह की रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिरर में दो तरह की रेज होती हैं, रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ रेस तो आपको पता है जो रेस होती हैं आपकी, ये रेज हैं ऐसे, ये वाली जो रेज मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास, ये है रेज। तो नंबर, ये जो टू रेज मैंने ड्रॉ की है, फर्स्ट और सेकंड, ये दो रेज हैं, और एक रे आप ये वाली देखो, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल साफ है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है साफ कि 1 और 2 तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज हैं, और 3 और 4 जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं और बिल्कुल मिरर के लास्ट पॉइंट पर जाके टकराती हैं, मिरर के बिल्कुल मार्जिन पर आती हैं। ठीक है, तो दो तरह की रेज होती हैं, एक तो होती है मार्जिनल रेज, मार्जिनल। तो मार्जिनल रेज कौन सी होंगी, जो मार्जिन पर होंगी या जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है। तो मार्जिनल रेज हम कहेंगे, हमने बनाई तो मार्जिनल रेज कौन सी होगी, 3, थर्ड वाली एंड फोर्थ वाली, ये तो हो गई मार्जिनल रेज, राइट। और फिर ये जो क्लोज वाली हैं रेज, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज। तो पैरा एक्सियल रेज कौन सी होगी, नंबरिंग से बताएं तो पैरा एक्सियल रेज होगी नंबर 1 एंड नंबर 2 रेज, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं। तो पैरा एक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है और मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं। दोनों रेज, दोनों अलग अलग तरह की रेज होती हैं, राइट। अब आप देखो मार्जिनल और पैरा एक्सियल रेज अलग अलग होती हैं। तो हम बात करें, अगर पैरा एक्सियल रेज की बात करें तो पैरा एक्सियल रेज टकरा के यहाँ आएंगी इस जगह पर, तो ये आएगा एक फोकस। और मार्जिनल रेज की बात करें तो ये अलग जगह फोकस होती हैं, ये यहाँ पे टकरा के यहाँ पे मिलेंगी। तो मिरर में दो तरह के फोकस होते हैं,
एक तो होता है FM मार्जिनल फोकस और एक आएगा FP पैरा एक्सियल फोकस। दिख रहा है डायग्राम में? मार्जिन पे जो रेज हैं वो अलग जगह इकट्ठी होंगी और पैरा एक्सियल जो रेज हैं वो अलग जगह पर इकट्ठी होती हैं। तो दोनों का जो फोकस पॉइंट है वो अलग अलग बनता है, राइट। सो FM को हम बोलेंगे मार्जिनल फोकस और FP को बोलेंगे हम पैरा एक्सियल फोकस। अलग अलग हो गए, पैरा एक्सियल बोल सकते हैं FP को और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, राइट। सो दो फोकस पॉइंट आपको दिख रहे हैं डायग्राम में। दोबारा से देखो, मार्जिनल रेस कहाँ पे जाके कलेक्ट होंगी? इस जगह पर, इस पॉइंट पर। और पैरा एक्सियल रेस कहाँ पे कलेक्ट होंगी? इस जगह पर। इसका मतलब मिरर क्या करता है? दो तरह के फोकस बना सकता है, दो तरह के फोकस बनते हैं। पहला FM क्या कहलाएगा? FM इज कॉल्ड मार्जिनल फोकस, क्योंकि ये मार्जिन वाली रेस का है, तो मार्जिनल फोकस हो गया FM। और FP हो गया पैरा एक्सियल फोकस, और हम क्या बोल सकते हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस। तो मेनली हमारा फोकस बताओ प्रिंसिपल फोकस, तो मार्जिनल को हम सेकेंडरी फोकस बोल सकते हैं। तो आप बताओ सबसे इंपॉर्टेंट फोकस कौन सा हुआ? जो प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो फोकस रहेगा, जो इंपॉर्टेंट फोकस है वो पैरा एक्सियल रेस वाला रहेगा और इसका प्राइमरी रहेगा। प्राइमरी कहें, प्रिंसिपल कहें, इसी को बोलते हैं FP, प्राइमरी, प्रिंसिपल और पैरा एक्सियल। तो यही फोकस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसी फोकस को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और हम भी कौन सी रेज हम ज़्यादा यूज़ करेंगे? जो पैरा एक्सियल होती है। मार्जिनल वाली रेस का हम कम यूज़ करते हैं, पैरा एक्सियल रेस का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रेस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट रेस कौन सी है? पैरा एक्सियल। और अगर फोकस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट फोकस कौन सा है? पैरा एक्सियल, प्रिंसिपल और प्राइमरी फोकस। क्लियर? तो ये हमने बात की मिरर की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक टर्म्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बेसिक बात हमने की है। तो मिरर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मिरर में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमें मैग्नीफिकेशन पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, इमेजेस फॉर्म करनी है, कब कौन सी इमेज कहाँ बनती है, तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।